अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं? उम्मीद है आप लोग खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पावर सेक्टर को एनालाइज करेंगे और पावर सेक्टर में जो मोस्ट इम्पोर्टेंट आइटम्स हैं उनमें से कुछ आइटम्स जैसे कि हबको हो गया, एनसीपीएल, एलपीएल, एनपीएल और के इलेक्ट्रिक जैसे शेयर्स को हम लोग एनालाइज करेंगे। ठीक है, सबसे पहले तो हम हबको को देख लेते हैं। हबको सबसे पहले जो हम टाइम फ्रेम देखते हैं, हम डे के टाइम फ्रेम पे हम बात करते हैं। तो अगर डे के टाइम फ्रेम पे हम बात करें या एक मंथली व्यू उसका देखें या वीकली व्यू देखें या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से बात करें तो डे का ग्राफ हम देखते हैं। उसके हिसाब से हम देखें तो हमें ये क्लियर नज़र आ रहा है कि इस वक्त ये हाईली ओवरबाउट कंडीशन में हो चुका है और यहाँ से इसका डाउनफॉल आने का चांस है। ठीक है, और याद होगा आपको कि हम लोग ने बाय कॉल भी बताई थी और उस 65 से नीचे नीचे बताई थी हमने और ये यहीं से ऊपर गया है। ठीक है, ये पुरानी लाइंस बनी हुई है, इसको हम हटा देते हैं। ठीक है, तो अगर हम ये देखें मूविंग एवरेज कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस ये अगर हम देखते हैं तो इस वक्त ये क्लियर इंडिकेट कर रहा है कि ये इस वक्त इसका अप ट्रेंड जो है या बुलिश मोमेंटम जो है ये वीक होता जा रहा है। आरएसआई की बात करें, आरएसआई हाईली ओवरबाउट कंडीशन में है और यहाँ पे भी हमें काफी पहले जो है ना सेल सिग्नल मिल गया था ऑसिलेटर में। और मनी फ्लो इंडिकेटर पे अगर हम देखें तो वो भी हाईली ओवरबाउट है। यानी कि अगर हम बाइंग की बात करें तो इस वक्त ये एक अच्छा रेट बिल्कुल भी नहीं कंसिडर किया जाएगा अगर हम वीकली पॉइंट ऑफ व्यू से या मंथली इन्वेस्टमेंट की बात करें। यानी कि अगर मैं स्विंग ट्रेडिंग की बात करता हूँ तो इस वक्त जो है ना आपको बिल्कुल भी बाय नहीं किया जा सकता। ठीक है, अगर मैं शॉर्ट कर हम सिर्फ अर्ली और डे ग्राफ पे हम बात करेंगे इस वीडियो में। ठीक है, अर्ली चार्ट पे बात करता हूँ, यानी कि अगर कोई बंदा डे ट्रेड की बात करता है या एक दो दिन का अगर वो व्यू देखता है या वो बहुत शॉर्ट टर्म की इन्वेस्टमेंट की बात करता है तो हम उस पे देखते हैं। उस पे हम जब देखेंगे तो उस पे क्योंकि ये अपने बुलिश मोमेंटम पे था और ये गैप के साथ और कैप के साथ अप हो रहा था। तो जैसे कि मैंने और अपनी पुरानी वीडियोस में बताया है, जब इंडेक्स अपने अप ट्रेंड में होता है तो ये इस तरीके के कर्व्स जो मूविंग एवरेज के कर्व्स होते हैं उनको फॉलो करता है। और आपने देखा कि मूविंग एवरेज के कर्व से ये सपोर्ट इसने ली, कुछ अर्से तक सपोर्ट ली और फिर ऊपर चला गया। फिर ये सपोर्ट ले रहा है, फिर ज़रा-सा ये ऊपर जाने की इसने कोशिश करी, फिर अगेन सपोर्ट पे आ गया। तो अब इस वक़्त इसके पास ये लास्ट ऑप्शन है। अगर इसने 79.59 या इसको मैं कर लेता हूँ थोड़ा-सा नीचे 79, अगर इसने 79 ब्रेक कर लिया तो इसका मतलब है कि ये अपने अप ट्रेंड इसने तोड़ दिया और फिर ये सेकंड कर्व के पास आएगा या नीचे की तरफ जाना शुरू कर देगा। जब कोई स्टॉक नीचे की तरफ जाना शुरू कर देता है तो उस वक्त उस पे बाइंग नहीं बनती। ठीक है, इसी तरह से यहाँ पे अगर कोई शख्स इस पोजीशन पे शॉर्ट सेलिंग की कोशिश करता है जबकि ये अपने सपोर्ट ले रहा होता है अपने मूविंग एवरेज पे, तो ये भी एक खतरनाक चीज होती है। क्योंकि जो है ना वो जो आइटम है वो यहाँ से अगर उसने सपोर्ट लेके ऊपर चला गया तो जो लास्ट जो हाई था उससे भी वो ज्यादा हाई बना सकता है, लाइक 82। तो फिर शॉर्ट सेलर वहाँ पे फंस जाते हैं। ठीक है, शॉर्ट सेलिंग की हम रिकमेंडेशन नहीं देते आप लोगों को, लेकिन मैं इस वक्त ये बताता हूँ कि इस वक्त काफी टाइम से ये नीचे अपनी सपोर्ट ले रहा है। ओवरऑल अगर मार्केट को देखें ना तो मार्केट एक प्रेशर में है, एक सेलिंग प्रेशर है। बहुत ज़्यादा प्रेशर नहीं है लेकिन हल्का प्रेशर है। एक बैड न्यूज़ आएगी और मार्केट क्रैश हो जाएगी। तो अगर क्रैश होती है तो जो चीज़ अपने अप ट्रेंड में होती है और हाईली ओवरबाउट होती है तो सबसे पहले वो नीचे जाता है। ठीक है, तो इस वक्त जिसको डे ट्रेडिंग करनी है तो वो ये कर सकता है कि यहाँ पे बाय करे और ज़रा से नीचे स्टॉप लॉस लगा दे। लाइक मैंने 79 बताया, 78.99 का स्टॉप लॉस लगा दे, 79.5 पे बाय कर सकता है। लेकिन ये हाई रिस्क बाइंग होगी। अगर ये डे ट्रेडिंग के लिए तो वैसे भी हाई रिस्क होता है, लेकिन अगर कोई स्विंग ट्रेडिंग की बात करें तो इस वक्त बाइंग बिल्कुल नहीं बनती। ठीक है, और इसको नीचे आना चाहिए। ठीक है, अब हम बात कर लेते हैं एनसीपीएल की। एनसीपीएल की बात करें, बिल्कुल एग्जैक्ट तकरीबन सेम यही कर्व यही एमएससीडीए में बन आ रही है और ये इस वक्त जो आरएसआई है ये भी ओवरबाउट कंडीशन पे बता रहा है, यानी कि बाइंग से बना कर रहा है स्विंग ट्रेडर्स के लिए। और एमएफआई ये भी इस वक्त ओवरबाउट बता रहा है।
ऑसिलेटर इस वक्त बता रहा है कि इस वक्त डिस्ट्रीब्यूशन चल रही है और सेलिंग प्रेशर आ रहा है। ठीक है, तो डे ट्रेडिंग के हिसाब से या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, डे चार्ट या स्विंग ट्रेडिंग के हिसाब से, या समझ लें आप इस तरह से कह लें कि जो वीकली इन्वेस्टर जो होते हैं या मंथली इन्वेस्टर होते हैं 15 से 20 दिन या 30 दिन के लिए जो इन्वेस्ट करते हैं, उनके लिए इस वक्त बाइंग की अपॉर्चुनिटी बिल्कुल भी नहीं है। सही है, उनको बाय नहीं करना चाहिए। अगर हम डे ट्रेडर्स की बात करें तो बिल्कुल आपको जैसा ग्राफ बन रहा है, इसने अपना वैसे तो यहाँ पे इसने अप ट्रेंड तोड़ दिया है, लेकिन यहाँ पे अभी भी ये कर्व से ऊपर है। ठीक है, और इसके लिए भी सेम यही एनालिसिस है कि अगर किसी को बाय करना है तो वो यहाँ पे 18.8 के करीब, 7 के करीब बाय कर सकता है, लेकिन ये हाई रिस्क कॉल होगी और उसको जरा सा नीचे लाइक 18.49 यहाँ पर इसको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए। ठीक है, लेकिन ये हाई रिस्क बाय कॉल होगी और अमूमन मैं इतनी हाई रिस्क बाय कॉल्स बताता नहीं हूँ। सही ना, ये 18 पॉइंट इसको 49 के करीब इसको स्टॉप लॉस लगाना चाहिए और इसको यहाँ पे ये बाय कर सकता है 18.75। लेकिन ये हाई रिस्क कॉल होगी और ये डे ट्रेडिंग के लिए तो हमेशा हाई रिस्क होता है, तो इसको हम रिकमेंड नहीं करते। जो स्विंग ट्रेडर्स हैं उनके लिए अभी वेट करना चाहिए। हम अब बात कर लेते हैं एलपीएल के लिए। एलपीएल पे भी हमने देखा ये अपनी तमाम रेजिस्टेंस तोड़ते हुए ये बहुत ऊपर जा चुका है, और अगर हम देखें कि इसने अपना अब तक कितना कितना परसेंट इसने प्रॉफिट दे चुका है ये। ठीक है, तो ये एलपीएल जो है तकरीबन 67.5%, आप राउंड ऑफ कर ले, 68% इसने प्रॉफिट दिया है। और उसूलन इसको अब नीचे आना चाहिए, प्रॉफिट टेकिंग होगी, यानी कि किसी ने अभी इसको सेल नहीं करा। यहाँ पे आज पहली कोई बड़ी रेड कैंडल बनी है 7.3 मिलियन की, और यहाँ पे एक सेलिंग आई है, लेकिन यहाँ पे इसने क्लियर इंडिकेशन दे दी है कि सेल कॉल की इंडिकेशन दी है ऑसिलेटर ने, और ये बताया है कि अब डिस्ट्रीब्यूशन हो चुकी है। और इसका जो एमएफआई है और आरएसआई है ये बहुत ज़्यादा ओवरबाउट कंडीशन में 80 प्लस है। तो यहाँ पे कि जब ओवरबाउट होता है कोई स्टॉक तो बहुत एक्सट्रीम सेलिंग प्रेशर आ सकता है। ये हमने स्विंग ट्रेडर्स की बात कर ली है या डे चार्ट की बात कर ली है। अगर हम लोग अर्ली चार्ट की बात करें या डे ट्रेडर्स की बात करें तो ये स्टिल जो है ना, अभी एलपीएल अपने बहुत ही अच्छा उसने रिस्पॉन्स दिया है, इस कर्व पे सपोर्ट ले रहा है। आप देख सकते हैं यहाँ पे जब इसको पहला शुरू में कैप लगा था, जब मार्केट बुलिश हुई थी, तो उसके बाद ये कंटिन्यूस इसने सपोर्ट लिया ग्रीन लाइन से, फिर सपोर्ट लिया और फिर अब ये यहाँ पर है। अब देखना कि ये है कि ये यहाँ से सपोर्ट लेगा कि नहीं। चांसेस इसलिए इसके कम है क्योंकि मार्केट अभी इस वक्त थोड़ी सी सेलिंग प्रेशर में है, और क्योंकि ये आइटम बहुत ज़्यादा ऊपर हो चुका है तो ये भी नीचे जा सकता है और इस कर्व को तोड़ सकता है। अगर इसने इस कर्व को तोड़ा तो क्लियर जो है ना, ये 2-3 रुपए तो सीधा सीधा नीचे जाएगा। ठीक है, और डे ग्राफ भी इसको बता रहा है कि ये इसको नीचे जाना चाहिए। तो अगर जिसको बहुत ज़्यादा रिस्की काम करने का शौक है तो वो यही कर सकता है कि ये जो 20 रुपए के करीब ये यहाँ पर ले सकता है, और इसका जो स्टॉप लॉस होगा वो थोड़ा सा नीचे 19.49 के पास वो लगा सकता है अपना स्टॉप लॉस। लेकिन ये बहुत रिस्की कॉल होगी, ये सिर्फ डे ट्रेडर्स की मैं बात कर रहा हूँ, और डे ट्रेडर्स आपको पता है कि नुकसान में रहते हैं ज़्यादातर। ठीक है, बहुत सारे लोग जो हैं वो डे ट्रेडिंग की बात करते हैं, उस तरह की कॉल चाहते हैं, तो ये मैंने उनको एक आइडिया दे दिया कि इस तरह से डे ट्रेडिंग की वो कॉल निकाल सकते हैं। ठीक है, अच्छा, अब हम एनपीएल को देखते हैं। एनपीएल को अगर हम डे ग्राफ में देखते हैं तो डे ग्राफ में देखें, एनपीएल में लगातार 3 दिन से सेलिंग प्रेशर आ रहा है, और ये भी अगर मैं डे ग्राफ की बात करूँ या स्विंग ट्रेडर्स की बात करूँ तो इस वक्त ये आइटम बहुत ज़्यादा ओवरबाउट हुआ हुआ है और ये अब नीचे जा रहे हैं। इसके इंडिकेटर्स अब नीचे की तरफ इंडिकेट कर रहे हैं, और अर्ली चार्ट के हिसाब से देखूं तो ये इसके साथ भी वही वाला है जो बाकी पावर सेक्टर के साथ है, अभी भी स्टिल अपने अप ट्रेंड में है, और ये अपने EMA 20 से सपोर्ट लिए जा रहा है। और अब देखना ये है कि बिल्कुल एग्जैक्ट अपने EMA 20 पे अगर इसको मजीद ऊपर जाना हुआ ना, तो इस वक्त इससे यहाँ पे लिया जा सकता है 20.3 के करीब या 4 के करीब। सही है, और इसका जो स्टॉप लॉस बनेगा, स्टॉप लॉस इसका थोड़ा सा नीचे बनेगा 19.49 के पास हम बनाएंगे।
क्योंकि ये थोड़ा सा अगर हम देखें तो बहुत ज़्यादा इसका वो हो जाएगा। तो बस ये देखें अपना स्टॉप लॉस ये यहाँ पे लगा ले 19.99 वो लगा सकता है। ठीक है, ठीक है, ये अब इसके ऊपर है कि ये थोड़ा कर्व से ज़रा सा नीचे लगाता है, ज़्यादा नीचे लगाता है, कितना नीचे लगाता है, लेकिन एवरेज की इसमें जो है ना स्ट्रेटजी अप्लाई नहीं होगी ऐसी कंडीशन पे। ठीक है, क्योंकि अगर इसने कर्व तोड़ दिया तो उसका मतलब इसने अप ट्रेंड तोड़ दिया, अप ट्रेंड तोड़ दिया तो हर बंदा इसको सेल करेगा कि यार अब ये नीचे जाएगा। ठीक है, तो सेम सबकी यही इस सबकी यही एनालिसिस है तकरीबन तमाम पावर सेक्टर अब तक जो हमने बताया, एनपीएल, एनसीपीएल, हबको, एलपीएल, सब अभी इस वक्त अप ट्रेंड में, अभी तक इन्होंने अपना अप ट्रेंड नहीं तोड़ा। के इलेक्ट्रिक की अगर हम बात करें, के इलेक्ट्रिक थोड़ा सा डिफरेंट इसका मूव है। और के इलेक्ट्रिक अगर हम डे ग्राफ की बात करें तो इसने यहाँ से बिल्कुल सपोर्ट ली थी और ये अभी इस वक्त 33% ये अप हो चुका है। सही है, मतलब कि ये इसने तकरीबन 1.5 से ये ऊपर गया था, 33 से 35% ये अप हो चुका है। और ये इसकी एक न्यूज़ भी आ रही है, हो सकता है 20 तारीख को एक न्यूज़ आ जाए कि कोई पॉजिटिव न्यूज़ आने के चांसेस मेरे हिसाब से ज़्यादा है कि अगर तो इस कंपनी का लाइसेंस रिन्यू हो गया 1 साल के लिए भी, या कोई भी पॉजिटिव न्यूज़ आ गई तो फिर इसमें एक रैली बन सकती है और ये जो है ये कोई 2.2 तक तो मिनिमम जा सकता है। ठीक है, और अगर इसको शॉर्ट ग्राफ में बात करते हैं हम इसकी, तो शॉर्ट ग्राफ में अब इसने जो है ना ये इसको फॉलो नहीं कर रहा है इतना कोई ख़ास, और ये नीचे जाता हुआ नज़र आ रहा है। ठीक है, तो जो शख्स सिर्फ अपनी न्यूज़ की वजह से वेट कर रहा है तो वो देख ले, अगर उसकी बाइंग काफ़ी नीचे है 1.5 1.7 के करीब है, तो उम्मीद है कि इसको जो है ना थोड़ा सा और ऊपर रेट पे मिल जाएगा। पॉजिटिव न्यूज़ आती है तो ऊपर और रेट पे इसका सेल हो जाए। लेकिन अगर किसी की बाइंग ₹2 या इतने पे है तो हो सकता है उसको चाहिए कि थोड़ा सा सेल कर ले और थोड़ा सा होल्ड कर ले। ठीक है, तो ये थी हमारे कुछ पावर सेक्टर की शेयर्स की एनालिसिस। उम्मीद है आप लोग को पसंद आई होगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह हाफ़िज़।